5.1 प्रस्तावना। सन 1940 के एक के दशक के उत्तरार्ध और सन 1950 के दशक के प्रारंभ से संपूर्ण समय में विनोबा भावे भारतीय अर्थव्यवस्था के विघटन, देश की कृषि की संकटपूर्ण दशा और लाखों भूमिहीनों की भयंकर गरीबी देख रहे थे। 50% से अधिक कृषि श्रमिक परिवार सन 1950 से 51 में भूमिहीन थे और सन 1950 से 67 में उनकी संख्या बढ़कर 67% हो गई थी। उन्होंने देखा कि कैसे विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित कृषि कानून, विशेषकर भूमि वितरण और भूमि चकबंदी कानून, वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल कैसे रहे हैं। बड़े भूस्वामी जानते थे कि कानून की रिश्ती से कैसे बचा जा सकता है। परंपरागत भूमि रीति रिवाज और किसानों की अज्ञानता में कानून को अप्रभावी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। कृषि सुधार के उपाय के रूप में कानून की व्यवहार्यता भूमि रही। इसलिए इस उद्देश्य से कि मानव के नैतिक और आध्यात्मिक क्षितिजों में परिवर्तन ही मानव अस्तित्व के सामाजिक आर्थिक मूल्यों की विशाल मात्रा और व्यापक सामाजिक अनुभूति द्वारा विनोबा भावे भूदान के असाधारण आंदोलन को विधिपूर्वक आगे ले गए। यह उस समय की घटना है जब विनोबा को भूदान का विचार सन 1951 में वे तेलंगाना दौरे के दौरान आया था। उनका मानना था भारत का आर्थिक जीवन तब तक पुनर्गठित नहीं हो सकता था जब तक खेतिहरों, जुताई करने वालों और भूमिहीनों के हित में समाधान नहीं किया जाता है। यह सत्य है कि भूदान की उत्पत्ति भारत के भूमिहीन किसानों के लिए भूमि प्राप्त करने की समस्या के समाधान में थी, परंतु यह मान लेना गलत होगा कि भूदान का संबंध केवल भूमि के संग्रहण और वितरण से है। जैसा कि बाद में देख सकते हैं कि इस आंदोलन का अभिप्राय सर्वोदय सोसाइटी के आगे मार्च करने में पहला कदम था, जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सर्वोत्तमुखी आंदोलन है। यह मूल्यों में आमूलचूल परिवर्तन द्वारा भारत की सामाजिक संरचना के रूपांतरण का अहिंसक रचनात्मक कार्यक्रम है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप भूदान आंदोलन के आधार और विचारधारा को जान सकेंगे और ग्रामदान की अवधारणा को समझ सकेंगे। 5.2 आधार और विचारधारा। आंदोलन को भारत की व्यावहारिक समस्याओं के लिए प्रेम, सत्य और अहिंसा के सार्वदेशिक सिद्धांत के अनुप्रयोग की ठोस अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। आंदोलन का वैचारिक आधार वह दर्शन है जो निश्चयपूर्वक कहता है कि जो कुछ भी लोगों के पास है वह एक धरोहर है और उन्हें धारण करना चाहिए तथा इस प्रकार प्रयुक्त किया जाना चाहिए, चाहे यह भूमि हो या अन्य प्रकार की संपत्ति हो या चाहे यह ज्ञान, दवत्ता या अनुभव हो। यह धरोहर है जिसे लोग अपने साथी मनुष्य के लिए और संपूर्ण समुदाय के लिए धारण करते हैं। यह उनके केवल अपने उपयोग के लिए नहीं है, प्रत्येक का उसमें भाग है। प्रेम और सत्य के इस दर्शन का प्रचार करके और लोगों को प्रोत्साहन करके उन्हें एक परिवार की नीति रहना चाहिए, विनोबा का अहिंसक कृषक क्रांति लाने का उद्देश्य रहा है। इस प्रकार आंदोलन व्यक्ति की भूमि के एक भाग के समर्पण के साथ शुरू हुआ, परंतु समय के साथ सीमित बंटवारा पूर्ण बंटवारा हो गया। इस प्रकार भूदान आंदोलन का उद्देश्य कृषि अर्थव्यवस्था के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना है, जिसमें भूमि विक्रय सामग्री होनी बंद हो जाती है और जहां प्रत्येक व्यक्ति समुदाय के कल्याण प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। यह समय और अहिंसा पर और राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर भी आधारित व्यवहारों के माध्यम से आर्थिक केंद्रीकरण की उत्क्रमित संरचना ठीक रखकर वास्तविक लोकतंत्र या स्वराज की प्राप्ति की और केवल एक कदम है। 5.3 उल्टा पिरामिड। पाँच 5.3 उल्टा पिरामिड। भारतीय समाज की आर्थिक संरचना उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड की भीति है। जयप्रकाश नारायण, स्वराज और द पीपल, 1961, पृष्ठ 2। मूल आधार बेस स्थिति पर इस समय लाखों निर्धन और भूमिहीन लोग स्थायी और स्थिर आर्थिक संरचना के लिए कोई सुदृढ़ और ठोस नींव बनाने में असमर्थ हैं। यह सर्वोपरि महत्व का विषय है कि संरचना का आधार गरीब समूहों और आधारिक संरचना के अनुरूप उपयुक्त ढंग से निर्मित शीर्ष भारी परतों से जीतकर अधिक विस्तृत किया जाना चाहिए। आर्थिक संरचना के ऊपरी स्तर आर्थिक शक्ति के भारी संकेंद्रण से विस्तृत है और निचले स्तर को उनके मात्र बिंदु तक संकुचित किया गया है, क्योंकि निचले स्तर से ऊपर की ओर प्रत्येक उच्चतर स्तर आर्थिक शक्ति बढ़ाते हुए विस्तृत हो रहा है। ग्राम स्तर पर पिरामिड के सदृश संरचना आधार पर भूमिहीन जनसमूहों से प्रारंभ होता है। इनमें गरीब किसान, धनी किसान और बड़े भूस्वामी उनके आरोही क्रम में होते हैं। यह शंकुनुम आर्थिक संरचना किसी भी सरकारी स्कीमें और परियोजनाओं की सुविधाएं या लाभ नीचे भूमिहीन और गरीब किसानों तक नहीं पहुंचने देता है।
लाभ बड़े भूस्वामियों द्वारा खींच लिए जाते हैं, गरीबों तक थोड़ा और भूमिहीनों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है। यहाँ तक कि विभिन्न भूमि और काश्तकारी सुधार उपाय भी उन्हें आम देने में असफल रहे हैं और इस उत्क्रमित या उल्टी आर्थिक प्रणाली से गांव की धन संपत्ति संरचना में आउटलेट से बाहर चली जाती है। ये निकास बाजार, ग्राम बैंकर, सरकारी रिवाज और अंधविश्वास और मादक द्रव्य है, यानी इनके माध्यम से सब स्वाह ही जाता है। परिणाम यह हुआ है कि ग्राम को निराशा की इकाई बना दिया जाता है, जहां कुछ जिनके स्वामित्व में भूमि है उस पर काम नहीं करते हैं, जबकि बड़ी संख्या में जिनके पास भूमि नहीं है वे काश्तकारी करते हैं। 5.4 उत्क्रमण की आवश्यकता और तकनीक। इस प्रकार समग्र रूप में या ग्राम स्तर पर ऐसी आर्थिक संरचना न तो स्थिर थी और न ही अधिक उत्पादन करने तथा संतुलित सामुदायिक जीवन की स्थापना के अनुकूल थी। इसलिए यह आवश्यक है कि संरचना के विस्तृत ऊपरी स्तरों और पिरामिड के विशाल ऊपरी तलों को जमीन पर लाया जाए ताकि संरचना वास्तविक सामान्य पिरामिड शीर्ष पर संकीर्ण हो सके, जिसमें आर्थिक विकेंद्रीकरण अंतर्निहित है। पाँच दशमलव चार उत्क्रमण की आवश्यकता और तकनीक। इस प्रकार समग्र रूप में या ग्राम स्तर पर ऐसी आर्थिक संरचना न तो स्थिर थी और न ही अधिक उत्पादन करने तथा संतुलित सामुदायिक जीवन की स्थापना के अनुकूल थी। इसलिए यह आवश्यक है कि संरचना के विस्तृत ऊपरी स्तरों और पिरामिड के विशाल ऊपरी तलों को जमीन पर लाया जाए ताकि संरचना वास्तविक सामान्य पिरामिड शीर्ष पर संकीर्ण हो सके, जिसमें आर्थिक विकेंद्रीकरण अंतर्निहित है। में कारगर तरीके कैसे खोजे जाएं जिससे लाखों भूमिहीन भूमि प्राप्त कर सके, या दूसरे शब्दों में उल्टे पिरामिड को वापस सामान्य पिरामिड में कैसे लाया जाए। भूदान आंदोलन का तरीका और दृष्टिकोण उत्क्रमण की तकनीक के लिए मार्गदर्शन बताता है। इस तरह से अपनाई गई तकनीकें प्रेम, अहिंसा, स्वैच्छिक समर्पण और पारस्परिक सहभाजन पर आधारित थे। विनोबा ने निश्चय पूर्वक कहा कि भूमिहीन की समस्या पहले हल होनी चाहिए, क्योंकि यह ग्रामीण आर्थिक संरचना को ठोस आधार प्रदान करेगा। हल चलाने के लिए और अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास भूमि होनी चाहिए। इसके लिए भूमि संपत्ति का वह स्वामित्व है या संसाधनों को प्रकृति का या ईश्वर की संपत्ति के रूप में स्वीकार होना चाहिए कि जो कोई उपभोग करता है। उन्हें कुछ उत्पादनकारी शारीरिक श्रम करना चाहिए और कि मजदूरी या वेतन के बीच भारी अंतर है, उसको समाप्त होना चाहिए। इसलिए भूदान के अंतर्गत बड़े भूस्वामियों को उतनी अधिक भूमि देना आवश्यक है जितनी वे अपने पास उतनी भूमि रखकर दे सकते हैं जितनी वे अपनी स्वयं खेती करने के लिए चाहते हैं। चनी किसानों से मीन की जाती वे उनकी भूमि का 6वां भाग है और गरीब किसानों को भी भूमि दान करने के लिए कहा गया है, जितना भी ये भूदान की स्वीकृति के प्रतीक के रूप में कर सकते हैं। यह भूमि की संग्रहणशीलता, एक्विजिटिवनेस या स्वामित्व की सहज वृत्ति का प्रतिवाद करने का उपदेश देता है। उत्पादनकर्ता को उत्पादन के माध्यमों की व्यवस्था के लिए दृढ़ रहने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यकलाप में समर्पण की भावना को केंद्र में रखना चाहिए और अपने कार्यों को इसी के आधार प्रारंभ करना चाहिए, और उससे यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह व्यक्ति अपने मुख्य पड़ोसी के कल्याण की तब तक चिता होनी चाहिए जब तक वह कठिनाई में है और वह सुखी जीवन व्यतीत न करने लगे। व्यक्ति को अपने में ही आनंद के लिए लालायित नहीं होना चाहिए। चूंकि यह दान है, इसलिए एक और सभी में भूमि का वितरण न्यायसंगत और एक समान होना आवश्यक है। इसके लिए अपने आप और अपने पड़ोसियों के प्रति अपना कर्तव्य करने के लिए भूमि का दान आवश्यक है। यह उन भूमिहीन गरीब का अधिकार होने का दावा करता है जिन दोषपूर्ण आर्थिक प्रणाली के कारण उन्हें भूमि से वंचित किया गया है, और यह इस पर बल देता है कि सभी को भूमि पर काम करना चाहिए और जो खेती में काम नहीं करता है उन्हें भूमि रखने का अधिकार नहीं चाहिए। 5.5 उदीयमान अर्थव्यवस्था। पाँच दशमलव पाँच उदीयमान अर्थव्यवस्था। इस आंदोलन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य आर्थिक विकेंद्रीकरण भी करना है। इसका अंतिम उद्देश्य ऐसी विकेंद्रीकृत आत्मनिर्भर इकाइयां स्थापित करना है जहां ग्रामवासी अपने कार्यों का निर्णय स्वयं कर सकें। इसमें भूमि की समस्या प्रथम प्राथमिकता थी। भूदान आंदोलन द्वारा संकल्पित अर्थव्यवस्था की सजीव कल्पना करना अत्यंत रुचिकर है। इस आंदोलन का समुदायवादी समाज सहयोग और सहभागीदारी पर आधारित होगा। जे नारायण 1964 पृष्ठ 219। इसकी इकाई वैयक्तिक रूप से कामगार होगा। इसका उद्देश्य सभी का और उसके प्रत्येक सदस्यों का कल्याण करना होगा तथा यह संतुलित और उसके घटकों का चहुमुखी विकास के लिए उपयोगी होगा।
ऐसे समुदायवादी समाज की अर्थव्यवस्था संतुलित अर्थव्यवस्था होगी, विशेषकर प्रकृति को पूर्ण संसाधनों के बारे में सावधानी बरतनी होगी। यह अपव्ययी नहीं होगा, यह पुनर्नवीन संसाधनों का यथासंभव उपभोग सीमित करने का प्रयास करेगा। यह उदीयमान अर्थव्यवस्था छोटी मध्यम श्रम प्रधान प्रकार की भांति हो सकती है। स्वरूप में यह कृषि औद्योगिक होगी और यह कृषि और उद्योग की जैव मिश्रण होगा। स्वाभाविक रूप में इसका उद्देश्य स्थानीय और क्षेत्रीय संसाधनों आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय संसाधनों का पूरा उपयोग करना है। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। यह अपने उपभोग के लिए उत्पादन करने लगेगी और इसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि जहां बुनियादी सामग्री की आवश्यकताएं प्रथासंभव घर के समीप पूरी की जाती है। उदीयमान समुदायवादी समाज में योजना स्वाभाविक रूप से नीचे से शुरू होगी। इसका निहितार्थ होगा कि योजना की इकाई ग्राम विकास योजना होगी, जहां की ग्राम सभा तैयार करेगी और जिसमें ग्राम के प्रत्येक परिवार का सदस्य होगा। 5.6 ग्रामदान। जैसा कि मूदान का शब्दार्थ भूमि का उपहार है, इसका उद्देश्य परमार्थ के व्यक्तिगत कार्यों द्वारा सामाजिक सुधार है। ग्रामदान का शाब्दिक अर्थ ग्राम उपहार है। यह सामूहिक सामुदायिक निर्णयों द्वारा सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास करना है और जिससे भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त करना है। भूदान में अलग अलग लोगों द्वारा दान की गई भूमि संचित की जाती है और दानदाता एवं दान प्राप्तकर्ता दोनों पक्षों के निजी स्वामित्व की अवधारणा बनाए रखते हुए भूमिहीनों में पुनः वितरित की जाती है। मूचान गांव की संरचना वैसी ही होती थी जैसी कि अन्य गांवों की, केवल भूमि के उस भाग को छोड़कर जो कि अंततः इनटू दिस लास्ट को दिया गया था। परंतु ग्रामदान गांवों में सभी गांवों की भूमि इकट्ठा की गई और वह समुदाय में निहित थी। ऐसे गांव में भूमिहीन परमार्थ के कार्यों के प्राप्तकर्ता नहीं होते थे और ग्रामदान समुदाय के सभी अन्य सदस्यों में समानता के हैसियत प्राप्त करते थे। यदि यह स्कीम विशाल मात्रा में सफल हो जाती तो भारत ग्राम स्वायत्तता और ग्राम सरकार के गांधीवादी उद्देश्य की और बहुत बड़ा कदम उठाया गया होता। सन 1950 के दशक में ऐसी ही आपाई की गई थी। स्वतंत्र भारत के संबंध में गांधी की कल्पना दृष्टि जैसा कि जुलाई 1946 में लिखे गए एक लेख में चित्रित किया गया था, एक निरंतर विस्तृत होते हुए परंतु आरोही अस्टैंडिंग वृत्त में नहीं, असंख्य ग्रामों की व्यापक योजना थी। उन्होंने लिखा, जीवन तल से टिकाऊ शीर्ष वाला पिरामिड नहीं होगा, परंतु यह एक समुद्री वृत्त होगा जिसका केंद्र ग्राम के लिए मरने के लिए सदा तैयार रहने वाला व्यक्ति होगा। गांव वृत्त के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेगा जब तक समग्र व्यक्तियों से गठित एक जीवन न बन जाए जो अपने अहंकार में कभी उग्र न हो बल्कि सर्वदा विनम्र, समुद्री वृत्त की गरिमा का सहभाजन करते हुए जिसकी की वे अभिन्न इकायर्थी है। हरिजन 4 अगस्त 1940 पृष्ठ 235। आत्मनिर्भर गांवों के एक राज्य विहीन समाज के इस सिद्धांत को इससे आगे विनोबा ने विस्तार के साथ प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार सर्वोदय कार्यकर्ता अंतिम उद्देश्य के रूप में एक राज्य विहीन समाज के लक्ष्य में विश्वास करते हैं, परंतु वे स्वीकार करते हैं कि प्रारंभिक अवस्थाओं में सरकार कुछ हद तक काम कर सकती है, परंतु हम स्वीकार नहीं करते कि बाद की अवस्था में यह आवश्यक होना जारी रहेगा। नहीं, हम स्वीकार करते हैं कि एक राज्य विहीन समाज के लिए एक सर्वसत्तात्मक तानाशाही द्वारा प्रगति सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके विपरीत हम प्रशासन और प्राधिकार का विकेंद्रीकरण कर आगे बढ़ने का प्रस्ताव करते हैं। अंतिम अवस्था में कोई उत्पीड़न नहीं होगा, परंतु विशुद्धतः नैतिक प्रश्नाधिकार होगा। ऐसे स्वनियंत्रित समाज की स्थापना के लिए आत्मनिर्भर इकाइयों की आवश्यकता होगी। उत्पादन, वितरण, सुरक्षा, शिक्षा, प्रत्येक कार्य स्थानिक होना चाहिए। केंद्र एक न्यूनतम संभव प्राधिकरण होना चाहिए। इस प्रकार आंदोलन ने सन 1963 में कार्यकलाप के 3 मुख्य क्षेत्रों पर अपने सभी प्रयास केंद्रित करने का निर्णय किया है। 1. देश भर में ग्रामदान ग्रामों की स्थापना करना। 2. इन ग्रामों में खादी और ग्रामोद्योगों का विकास करना ताकि वे आत्मनिर्भर हो जाएं और बाहरी संसाधनों की मांग से मुक्त हो सकें। और 3. देश में किसी प्रकार की हिंसा भड़कने से रोकने के लिए या यदि हिंसा होती है और उन्हें अहिंसात्मक तरीकों से नियंत्रण में लाने के लिए एक वांती सेना की भर्ती और प्रशिक्षण देना। यह सर्वोदय समाज में आवश्यक एकमात्र प्रवर्तन संभावित विचार था जहां पारस्परिक सहयोग और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा नहीं, अभिप्रेरण और व्यवहार का प्रेरक बल होगा। आंदोलन ने न केवल मौची में किसानों की सम्मिलित किया बल्कि परंतु शहरी व्यावसायिकों और औद्योगिक कामगारों को भी स्थान देने के लिए विनोबा ने दान या उपहार की अवधारणा को आगे विस्तार से समझाया ताकि निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जा सके है। श्रमदान अर्थ श्रम का दान करना है। इसका अभिप्राय कुछ सर्वोदय परियोजना के लिए व्यक्ति के श्रम का योगदान करना है। संपत्तिदान का शब्दार्थ संपत्ति का दान करना है। इसका अभिप्राय आंदोलन के लिए व्यक्ति की संपत्ति या आय के भाग का समर्पण करना है। श्रमदान अर्थ श्रम का दान करना है। इसका अभिप्राय कुछ सर्वोदय परियोजना के लिए व्यक्ति के श्रम का योगदान करना है।
संपत्तिदान का शब्दार्थ संपत्ति का दान करना है। इसका अभिप्राय आंदोलन के लिए व्यक्ति की संपत्ति या आय के भाग का समर्पण करना है। बुद्धिवान का शब्दार्थ बौद्धिक दान है। इसका अभिप्राय सर्वोदय आदर्श की प्राप्ति के लिए व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं और ज्ञान का समर्पण करना है अथवा उसके द्वारा योगदान करना। जीवन दान, इसका शब्दार्थ जीवन का दान करना है। इसका अभिप्राय आंदोलन के उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और ऊर्जा का समर्पण करना है। ये सामान्यीकरण और महत्वाकांक्षी लक्ष्य आंदोलन ने अपने लिए निर्धारित किए हैं। इनके दूरगामी परिणाम हुए ग्रामदान की संबोधित अवधारणा या जो सरल भाषा में सुलभ ग्रामदान कहलाता है। इसे सन 1963 में प्रारंभ किया गया था। तब से स्वामित्व और अधिपत्य के बीच अंतर किया गया। इस प्रकार ग्रामदान की नई संकल्पना मूल की अपेक्षा काफी कम आमूल रेडिकल थी और इसमें निजी संपत्ति के सिद्धांत में महत्वपूर्ण रियायतें अंतर्निहित थी। यद्यपि गांव को दान दी गई सभी भू समुदाय को प्रदान की जानी थी। इसका 19वां मार्ग दानदाताओं के कब्जे में रह सकता था, जो उन्हें केवल अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर सकते थे। इस तरीके से कम एक मुख्य उद्देश्य को प्राप्त किया गया है। सुलभ ग्रामदान ने समुदाय के नियंत्रण से भूमि का हस्तांतरण रोका। उत्पादन के साधन ग्रामीणों द्वारा स्वयं नियंत्रित किए जाते थे और बाहरी पूंजी द्वारा अपने अधिकार में नहीं लिए जा सकते थे। ग्रामदान गांव जहां गांव की कुल भूमि का 50% से अधिक निवासियों के स्वामित्व में था और जो कि दान में दिया जा चुका था और जिसमें वयस्क निवासियों में से कम 3/4 कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। तब इसे खंड स्तर में मिलाना था, जो कि सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की न्यूनतम इकाई थी। यदि ऐसे खंड में अखिल भारतीय औसत के लगभग 80,000 निवासी, राजस्व ग्राम के 85% से अधिक या वयस्क आबादी के 75% ने ग्रामदान में सम्मिलित होने का निर्णय किया था, तो इसे खंडदान घोषित किया गया था। तब जिलादान ऐसा जिला है जिसमें सभी खंडों ने खंडदान की सभी शर्तें पूरी कर ली हो और राज्यदान वह राज्य है जिसमें सभी जिलों ने जिलादान की प्रस्थिति प्राप्त कर ली हो। इस स्कीम से निवर्तमान सरकारी व्यवस्था को निम्नतम स्तर से ऊपर की ओर धीरे धीरे रूपांतरित करने की आशा की गई थी। सन 1969 में गौभी शताब्दी वर्ष के अंत तक आंदोलन ने भारत के 5 लाख गांवों में से 1,40,000 गांवों तक पहुंचने का दावा किया था। इनमें से 60.000 ग्रामदान गांव उत्तरी राज्य बिहार के थे, जहां आंदोलन ने अपने संसाधनों और प्रयासों का भरपूर प्रयोग किया था। उसके लगभग 90% बीज बिहार के थे। इसे भारत में पहला राज्यदान घोषित किया गया था। गांठ के विकास में आंदोलन ने 3 सोपानों में अंतर किया। एक, प्रार्थी का अभिप्राय है कि लोगों को ग्रामदान करने के लिए और अपने स्वामित्व को ग्राम परिषद को हस्तांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 2, पुष्टि का अभिप्राय है कि ग्राम के लोग ग्रामदान की मुख्य शर्तों का क्रियान्वयन करते हैं, अर्थात जमीन का 20 भाग भूमिहीन में पुनर्वितरित करते हैं। उधार का सत्यापन और स्वामित्व का कानूनी हस्तांतरण इस अवस्था में करते हैं। 3, निर्माण का अभिप्राय है कि ग्राम सभा, ग्राम परिषद के माध्यम से सभी आवश्यक संसाधनों की जुटा लिया गया है ताकि रचनात्मक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए जा सकें। वास्तविकता यह है कि सन 1970 तक केवल कुछ ही ग्रामों, जिनमें अधिकांश ग्राम जनजातीय क्षेत्रों में स्थित थे और उनकी अपनी ही समुदायी स्वामित्व की परंपरा है, वे निर्माण की अवस्था तक पहुंचे थे। अधिकांश ग्राम प्रचार की प्रारंभिक अवस्था और साफ नियत की उद्घोषणा तक ही पहुंचे थे। ग्रामवासियों को ग्रामदान के आदर्शों को अपनाने ग्राम पुनर्संरचना के गांधीवादी पथ पर विनोबा का साथ देने के लिए प्रेरित करना एक बात थी, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण करना और कृषि विस्तार करना पूरी तरह दूसरी बात थी। यहाँ सर्वोदय कार्यकर्ता कमोबेशी अकेले ही थे और अपने नेता की संत रूपी इमेज का प्रयोग नहीं कर सकते थे और जो इसे वैसे भी गौण समझाते थे। विनोबा के अनुसार जो महत्वपूर्ण था वह मनोवृत्ति का बदलाव था, जो अपने आप ही सामाजिक आर्थिक परिणाम दे सकता था। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझे। विनोबा ने सन 1967 में लिखा कि बहता हुआ कृषि उत्पादन निस्संदेह भूदान और ग्रामदान का लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है, वह केवल आकस्मिक है। इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण समाज के प्रति मनुष्य की निष्ठा का विस्तार करना है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें तो यह विनोबा के लिए कठिन पाठ था कि यह बिहार में था जिसने सन 1969 के अंत में राज्यदान घोषित कर दिया था। इसके बाद घटना यह की कि नक्सलवादी आंदोलन ने एक ऐसा आंदोलन फैलाया जिसने क्रांतिकारी पद्धति से प्रगति का छोटा रास्ता दिखाने का प्रयास किया। विनोबा ने इस चुनौती और सर्वोदय कार्यकर्ताओं में बढ़ते हुए असंतोष की बाढ़ को रोकने के लिए अपने ही तरीके से सामना किया और अधिक से अधिक अपनी अंदर की दुनिया में खो गए। 5.7 भूदान आंदोलन के बारे में आशंकाएं। भूदान आंदोलन की आलोचना प्रमुख अर्थशास्त्रियों, देश के दार्शनिकों, राजनीति विचारकों और समाज सुधारकों द्वारा एक समान तरीके से की गई है। यहीं तक कि गांधी के कुछ अपने ही अनुयायियों ने भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी असहमति व्यक्त की थी। आंदोलन के पीछे दर्शन और इसके कार्य संचालन के परिणाम पर विभिन्न वर्गों से व्यापक कटु आलोचना आई थी।
इसलिए इस आलोचना का आकलन करना चाहे इसका महत्व कुछ भी हो और इसकी वैधता का परीक्षण करना वांछनीय होगा। रणदीप बी टी 1958 पृष्ठ 4 से 11। 5 जुलाई 2001 स्पष्टता का अभाव। पाँच दशमलव सात भूदान आंदोलन के बारे में आशंकाएं। भूदान आंदोलन की आलोचना प्रमुख अर्थशास्त्रियों, देश के दार्शनिकों, राजनीति विचारकों और समाज सुधारकों द्वारा एक समान तरीके से की गई है। यहीं तक कि गांधी के कुछ अपने ही अनुयायियों ने भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी असहमति व्यक्त की थी। आंदोलन के पीछे दर्शन और इसके कार्य संचालन के परिणाम पर विभिन्न वर्गों से व्यापक कटु आलोचना आई थी। इसलिए इस आलोचना का आकलन करना चाहे इसका महत्व कुछ भी हो और इसकी वैधता का परीक्षण करना वांछनीय होगा। रणदीप बी टी 1958 पृष्ठ 4 से 11। 5 जुलाई 2001 स्पष्टता का अभाव। भूदान के विरुद्ध तर्क का आधार आंदोलन के उद्देश्यों के बारे में नमस्टता का अभाव माना जाता है। इसने कहा कि यद्यपि अहिंसक सामाजिक क्रांति के माध्यम से राज्य विहीन समाज के सूजन के बारे में भूदान आंदोलन की संभावनाओं का दावा किया गया है, किंतु किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि वास्तव में आंदोलन से लोगों को कितना और कैसे लाभ हुआ। गांधी का नाम लाना और यह दावा करना कि गांधी की सामाजिक जागरूकता विचारधारा के माध्यम से आंदोलन का जन्म हुआ, यह एक बात है, परंतु आंदोलन के उद्देश्यों की निश्चित रूप से सजीव कल्पना करना दूसरी ही बात है। आंदोलन के समर्थकों ने कहा है कि भूदान का उद्देश्य सभी की सबसे अधिक मलाई करना है। अहिंसक सामाजिक क्रांति के गांधीवादी आदर्शों पर आधारित अर्थात प्रेम और मनुष्य की स्वाभाविक मलाई, यह आम आदमी विशेषकर पददलित और श्रमजीवी के कल्याण का उद्देश्य रखता था। भारतीय कृषक आबादी की घोर गरीबी के संदर्भ में लोगों के कल्याण के लिए कोई भी स्कीम, चाहे कितनी भी छोटी ही, उसके योगदान का स्वागत करना अत्यंत आवश्यक होता है। 5 जुलाई 2002 असंतुलनता। आंदोलन में कृषि भूमि संबंधी समस्या के दृष्टिकोण में असंतुलनता विद्यमान है। भूदान का उद्देश्य केवल अति भूमिहीन ग्रामीणों की सहायता करना और उन्हें भूमि देना था। इस प्रकार अर्धभूमिहीन या वह ग्रामीण जिनके पास कुछ भूमि है परंतु तब भी कृषि मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं और पूर्णतः या अधिक रूप से वे मजदूरी पर निर्भर है, वे भूदान स्कीम से बाहर रहे हैं। विनोबा ने भूमिहीन श्रमिकों की समस्या को तत्कालीन आवश्यक समझा, इसलिए भूदान आंदोलन भूमिहीन के लिए खड़ा हुआ। गांव में कोई भूमिहीन न हो, यह विनोबा का पहला कदम था और उनका अंतिम कदम है कि कोई भूमि का स्वामी न रहे। वह ग्रामदान में विकसित हुआ जहां सभी लोग उभयनिष्ठ उद्देश्य के लिए सहयोग करेंगे और भूमिहीन और भूमि मालिक जैसे अंतर समाप्त हो जाएंगे। 6 जुलाई 2003 अपर्याप्त भूमि। कहा जाता है कि आंदोलन ने भूमिहीनों को अपर्याप्त भूमि दी है। इससे न तो उन्हें पूरे वर्ष भर का रोजगार मिला और न ही पर्याप्त स्तर तक उसकी आय का स्तर बढ़ा। अल्प अवधि के दौरान खेती के अधीन क्षेत्रफल में शीघ्र ही गिरावट आएगी, क्योंकि भूमि के हस्तांतरण को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगता है और देश में खाद्यान्न उत्पादन की पहले से ही खराब स्थिति अधिक खराब हो जाएगी। परंतु यह दावा इस पूर्वानुमान कल्पना पर आधारित है कि दान में प्राप्त कृषि योग्य भूमि यदि भूमिहीन श्रमिकों में तत्काल वितरित नहीं की जाती है तो वह कुछ समय तक बेकार पड़ी रहती है। यह सत्य नहीं है। उपहार में प्राप्त भूमि पर तब तक दानदाताओं द्वारा खेती की जाती रहती है जब तक कि यह पुनः वितरित नहीं हो जाती है और कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती है। यही तक भूमिहीन को दी गई अपर्याप्त भूमि का प्रश्न है। वह आसानी से कहा जा सकता है कि 5 एकड़ भूमि की व्यवस्था लाभप्रद है, जब भारत में लगभग 62% जोत भूमि 5 एकड़ भूमि से कम है। 6 जुलाई 2004 विखंडन और उपविभाजन। जुलाई 2004 विखंडन और उपविभाजन। भूदान आंदोलन और उसके कार्यपालन की आलोचना की गई क्योंकि यह पहले से ही छोटे और बिखरे हुए खेतों का विखंडन और प्रविभाजन करता है। जैसा कि होता है, छोटे और बड़े प्रत्येक प्रकार के भूस्वामियों से भूमिदान स्वीकार किया जाता है। छोटे किसानों द्वारा दान भूमि के छोटे छोटे माग होने से भूमि का आगे और विखंडन तथा उपविभाजन होता है। इस हानिकर प्रवृत्ति की आर्थिक हानियों सुविदित और सुपरिचित है। भूदान आंदोलन की ओर से यह दावा किया जाता है कि छोटे भूमि स्वामियों से भूमि दान बड़े भूमि स्वामियों को बदलने के लिए अच्छा वातावरण बनाने के लिए स्वीकार किया जाता है। विनोबा ने कहा है, मैं भूमि के विखंडन की तुलना में मानव हृदयों के विखंडन के बारे में बहुत चिंतित हूँ। विकसित भूमि बाद में पारस्परिक सद्भावना और सहयोग से आसानी से समाहित की जा सकती है, परंतु सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण दिलों का विखंडन भारत जैसे राज्य में खतरों से भरा हो सकता है। निस्संदेह यह तर्क एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री को पसंद नहीं आए थे, परंतु यह तथ्य है कि वितरण से पहले दान की गई भूमि के छोटे छोटे खंडों का समेकित करने के यथासंभव सभी प्रयास किए जाते हैं।
जहां तक भूमि के प्रविभाजन का प्रश्न है, तो अधिकांश मामलों में केवल वही भूमि दान की जाती है जो अपने आप में पूरी इकाइयों बनती हैं। इस प्रकार भूदान ने जोतों को आगे और विघटित नहीं किया है। भूमि के पहले से विभाजित और छोटे छोटे टुकड़े उसमें आते हैं। कंबल भूदान आंदोलन में दान के लिए किसी भी भूमि का आगे विखंडन नहीं हुआ है। 5 जुलाई 2006 अलावकर जोत क्षेत्र। इसका आलोचकों ने यह कहकर मुद्दा उठाया कि भूदान से अलावकर जोत क्षेत्र पैदा हुआ है। गरीब आदमी अपनी बोती सी भूमि का दान करके इस योजना में सम्मिलित हो जाने से वह और गरीब हो गया, क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत कम भूमि थी। इस तरह से गरीब आदमी अलावकर इकाई में सम्मिलित था। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि 5 एकड़ भूमि के जोत जिसे भूदान प्रदान करता है, निस्संदेह विद्यमान स्थिति पर सुधार होता है। इसके अलावा लाभकर जोत की अवधारणा सापेक्ष है। जापान में औसत जोत 2.5 एकड़ है और फिर भी भूमि से उसका औसत उत्पाद भारत से 3 गुना है। एक छोटी जोत आवश्यक रूप से उत्पादन में गिरावट नहीं दिखाती है या अलाभकर इकाई होती है। अच्छी खाद, बीजों और सिंचाई सुविधाओं से गहन कृषि प्रथाएं भी 25 एकड़ के एक छोटे से भूखंड को लामकर इकाई बना सकती हैं। गहन खेती का जापानी तरीका किसानों द्वारा और भूदान में दी गई 5 एकड़ भूमि में प्रयोग किया जा सकता है। ये अच्छी तरह से काफी अच्छा जीवन स्तर बनाए रख सकते हैं। 5 जुलाई 2006 खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि इकाई। गांधी की वृद्ध शिष्या मोराबेन ने अनुभव किया कि दान दी गई अधिकांश भूमि घटिया किस्म की है और उसमें से कुछ तो अत्यधिक निकृष्ट है। उन्होंने राय व्यक्त की कि संग्रहित भूमि का 70% से भी अधिक घटिया किस्म का है। रिप्लाई ऑफ क्रिटिक्स, द हिंदुस्तान टाइमर, 4 जून 1953। इसके अतिरिक्त भूदान के अधीन प्राप्त भूमि का अधिकांश प्रतिशत या तो चारागाह है या वनाच्छेद था। आलोचकों ने आगे कहा कि विनोबा को इस तथ्य की जानकारी थी, परंतु उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी भूमि बेकार नहीं होती है और यह तर्क दिया कि व्यक्ति यहां तक कि चट्टानी और पहाड़ी भूमि का भी सबसे अच्छा प्रयोग कर सकता है। यह व्यापक रूप से विश्वास किया जाता है कि भूदान में एकत्र की गई भूमि का उच्च प्रतिशत खेती के लिए अनुपयुक्त था, वह किसी काम का नहीं था। सन 1957 तक भूदान के अधीन प्राप्त भूमि के ऐसे आंकड़े एकत्र नहीं किए गए थे। वास्तविकता यह है कि सन 1964 तक एकत्रित कुल 42,27,476 एकड़ भूमि में से लगभग 14,84,830 एकड़ भूमि को खेती के लिए अनुपयुक्त पाया गया था। इसलिए अनुमान लगभग 35.8% आता है। सबंदिया, अप्रैल 1965, पृष्ठ 480। 31 मार्च 1967 तक केवल 42,64,096 एकड़ भूमि एकत्र की गई है। इस प्रकार की घटिया भूमि का अनुमानित प्रतिशत केवल 35% कहा जा सकता है। यह व्यापक रूप से विश्वास किया जाता है कि भूदान में एकत्र की गई भूमि का उच्च प्रतिशत खेती के लिए अनुपयुक्त था, वह किसी काम का नहीं था। सन 1957 तक भूदान के अधीन प्राप्त भूमि के ऐसे आंकड़े एकत्र नहीं किए गए थे। वास्तविकता यह है कि सन 1964 तक एकत्रित कुल 42,27,476 एकड़ भूमि में से लगभग 14,84,830 एकड़ भूमि को खेती के लिए अनुपयुक्त पाया गया था। इसलिए अनुमान लगभग 35.8% आता है। सबंदिया, अप्रैल 1965, पृष्ठ 480। 31 मार्च 1967 तक केवल 42,64,096 एकड़ भूमि एकत्र की गई है। इस प्रकार की घटिया भूमि का अनुमानित प्रतिशत केवल 35% कहा जा सकता है। दान में दी गई भूमि 3 वर्गों में विभाजित की गई है। 1 पट्टेदारों द्वारा दी गई खेती के अधीन, 2 दानदाता द्वारा स्वयं की खेती, 3 खेती योग्य परंतु खेती नहीं की गई। पहले मामले में बड़े पट्टेमारियों या भूमि स्वामियों से अपने पट्टेधारी अधिकार दान करने का अनुरोध किया जाता है और छोटे किसानों को पूरा स्वामी बनाया जाता है। दूसरे मामले में भूमि सीधे भूमिहीन किसानों को जाती है। अंतिम मामले में दानदाता को इसे जीताई या अन्यथा से तोड़ने के बाद, अर्थात इसे खेती के योग्य बनाकर दान करने का अनुरोध किया जाता है। यदि वह ऐसा करने के लिए असमर्थ है, भूमि सरकार की सहायता से या बनदान या निःशुल्क वालंटियर श्रमिकों द्वारा तोड़ी जाएगी। किसी भी दशा में भूमि प्राप्त करने वाले गरीब से भूमि कृषि योग्य बनाने का खर्च वहन करने की आशा नहीं की जाती है। वास्तव में दानदाताओं को स्वयं ऐसे व्यय वहन करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा भूदान आंदोलन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कम नहीं आंका जाना चाहिए।
जब भूमि स्वामी भूमिदान करता है तो चाहे यह किस कोटि की है, यह निश्चय ही भूमि स्वामी का भूमिहीन के लिए त्याग और आंदोलन के पीछे की भावना स्वीकृति दर्शाता है। यद्यपि भूदान करने वाले व्यक्ति को इस कार्य के लिए स्वीकृति देता है और यह सब उसके मनोभावनाओं में परिवर्तन के कारण होता है। उसके हृदय में बोया गया यह बीज एक दिन अवश्य ही फल देगा और भविष्य में उसकी भूमि के अधिक भाग के उसके दान की बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए भूमि किसी भी किस्म की है, इसे अस्वीकार नहीं किया जाता है। यद्यपि दानदाता के लिए यह कहा जा सकता है कि यह खराब उपहार था। खराब भूमि हो सकती है और इसे कृषि योग्य बनाना और इसका संभवतः सबसे अच्छा उपयोग करना आवश्यक है। 6 जुलाई 2007 पुनर्वास का प्रण। भूदान के विरुद्ध तर्क है कि यह सभी भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पुनर्वास में शायद ही सफल हो। भूमिदान धन दान या अन्नदान के समान नहीं है जिसका तत्काल प्रयोग किया जा सके। तत्काल अर्जन पर भूमि परिसंपत्ति की अपेक्षा दायित्व अधिक होता है जब तक इसे आवश्यक निवेश और प्रबंधन की सहायता से उत्पादनकारी नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए भूमिहीन को भूमि प्रदान करना, उनका पुनर्वास करना तब तक नहीं होगा जब तक उन्हें कृषि के लिए सभी संसाधन या निवेश और उपकरण नहीं दिए जाते हैं। दूसरी ओर भूमिहीन के पक्ष में भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण किसी को भी वास्तव में लाभ दिए बिना कृषि के उत्पादन की अनुचित हानि और विस्थापन होगा। 5 जुलाई 2010 न्यायसंगत आपत्ति। भूदान के कार्य संचालन संबंधी केवल न्यायसंगत आपत्ति यह है कि इसकी मशीनरी दक्ष नहीं है और इसकी वितरण प्रणाली बहुत धीमी है। 31 मार्च 1967 तक केवल 11.90,718 एकड़ भूमि ही वितरित की जा सकी। इसके साथ ही लगभग 10 लाख एकड़ भूमि अभी वितरित की जानी भी 14 लाख एकड़ भूमि खेती के योग्य नहीं है। 5 जुलाई 2011 लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। भूदान का लक्ष्य 500 लाख एकड़ भूमि दान करना निर्धारित किया गया था जिसे सन 1957 के अंत तक प्राप्त किया जाना चाहिए था, किंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। यह नैतिक प्रेरणा पर प्रायः पूर्णतः आश्रित स्वैच्छिक आंदोलन के लिए बहुत महत्वाकांक्षी था। सन 1957 के अंत तक केवल लक्ष्य का 1/10वीं भाग ही प्राप्त किया गया है। भूदान ने सन 1957 तक भूमि क्रांति की योजना बनाई थी परंतु यह पूरी तरह से असफल रही थी। संभवतः इसका कारण आंदोलन की ओर से किए गए बहुत अवास्तविक और अतिशयोक्तिपूर्ण दावे थे। इसके अलावा आंदोलन ने मानव स्वभाव की अच्छाई पर बहुत अधिक विश्वास किया। आंदोलन का ध्यान भूदान से ग्रामदान की ओर आकर्षित किया गया था। जब गांव की भूमि दान दी जाती है तो मूलदान का प्रश्न स्वतः हल हो जाता है। आंदोलन की दृष्टि से ग्रामदान बहुत बड़ी सफलता थी। जुलाई 1971 तक लगभग 1,68,058 पूरे ग्राम विनोबा को दान किए गए। इनमें संपूर्ण देश के 1,249 पूरे खंड और 47 जिले शामिल है। 5 जुलाई 2012 सामूहिकीकरण और आर्थ का। भूदान के समर्थकों द्वारा यह दावा किया गया था कि वे सामूहिकीकरण के आसक्त नहीं थे और वे प्रारंभ में व्यक्तिगत या परिवार आधार पर देहातों में लाखों भूमिहीन श्रमिकों को भूमि देने के इच्छुक थे। बाद में यह विचार था कि सहकारी प्रयास का स्वागत किया जाएगा, भूमि की पूलिंग के लिए इतना ही जितना कि विभिन्न कृषि कार्यों के पूलिंग के लिए हो सके। इसके बाद में पहले के दृष्टिकोणों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ था। इसके अधीन भूमि राज्य या ग्राम की संपत्ति होती है और किसान भूमि पर मात्र श्रमिक हो जाता है। मुदान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई व्यक्ति को माना है। उस व्यापक जागरूकता का होना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से महसूस करना चाहिए कि जीवन का आनंद और उपलब्धि की भावना केवल तभी आती है जब कोई सच्ची शुभेच्छा के साथ जो कुछ भी उसके पास है उसे सामाजिक भलाई के लिए दे रहा है अथवा दान कर रहा है। भूदान चाहता है लोग साथ साथ आए, साथ साथ सोचे और सभी की भलाई के लिए साथ साथ कार्य करें, लोगों की एक समग्र रूप में और न कि कोई छोटा कुलीन वर्ग या समूह या पार्टी की पहल होनी चाहिए। इसलिए एक सर्वोदय सोसाइटी बनाना क्रांतिकारी प्रयास होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति में केंद्र में होने की भावना हो और जहां सामाजिक प्रक्रिया में सभी सक्रिय भाग लेते हैं। यह संपूर्ण से सौहार्द होने का व्यक्ति की ओर से एक प्रयास है जिसका कि वह अंग है। यह स्वाभाविक रूप से ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक की उस उपाय में भूमिका और महत्व हो जिसमें वे सभी की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे बंधन जो लोगों को साथ साथ लाएंगे न तो वे स्वार्थ के होंगे और न दमन और कृषि दास प्रथा के जबरदस्ती थोपे गए सामूहिक आदेश थे।